हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। तो किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, ये सब कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पैराग्राफ पे। फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ, उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके नीड के पॉइंट व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड आप पढ़ रहे हो तो उसके तरह उसका जो पॉइंट व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कौन कौन सी हैं वो आपको हम सिखाएंगे। तो आइए सीखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। तो आइए जानते हैं। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकेंड चैप्टर है आपका, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम सीखेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अरस्तु के बारे में हमें बताया था कि फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट क्लासिफाई किया, साइंटिफिक बेस पर क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इन्होंने प्लांट्स को बांटा था ट्री, श्रब और हर्ब्स में, जबकि एनिमल को बांटा था दो भागों में, जिनके पास ब्लड था या जिनके पास ब्लड एब्सेंट था, जैसे इनेमा और एनाइमा। एनाइमा में ब्लड एब्सेंट होता है, इनेमा में ब्लड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एनिमल को इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा, प्लांट और एनिमल को दो कैटेगरी बनाई, इस तरीके से इन्होंने बांटा। तो फर्स्ट क्लासिफाई, तो अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु अरस्तु ने एर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया, एर्लीस्ट क्लासिफाई किया, एर्लीस्ट क्लासिफाई किया, वो भी साइंटिफिक बेस पर। साइंटिफिक बेस पर, साइंटिफिक बेस पर क्लासिफाई किया। साइंटिफिक बेस पर क्लासिफाई किस तरीके से किया? दो ग्रुप बनाए। फर्स्ट जो ग्रुप आपका था वो प्लांट्स का था। कौन सा? प्लांट्स का ग्रुप बनाया इन्होंने। सेकेंड जो ग्रुप बनाया वो एनिमल का ग्रुप था। तो इन्होंने दो तरीके से क्लासिफाई किया। फर्स्ट जो जितने भी प्लांट किए इनको प्लांट्स प्लांटिंग ग्रुप में रखा, और सेकेंड था आपका जो एनिमेलिया। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल थे इन्होंने दो ग्रुप बनाए, उनको एनिमेलिया में रख दिया। अब प्लांट में इन्होंने क्या कहा? प्लांट्स में इन्होंने कहा कि जितने, जैसे तीन भागों में बांटा इन्होंने प्लांट्स को। फर्स्ट जो बांटा हर्ब और श्रब और ट्री में। तो फर्स्ट जो आपका था हर्ब्स, और सेकेंड जो बांटा इन्होंने, डिवाइड किया इन्होंने, तीन कैटेगरी बनाई। फर्स्ट जो बनाई हर्ब, सेकेंड जो था आपका श्रब था, और थर्ड जो आपका था वो था आपका ट्री। तो सेकेंड आपका हो जाएगा श्रब और थर्ड हो जाएगा ट्री। कौन सा हो जाएगा? ट्री। अब ट्री आप तो जानते होंगे ये वुडी प्लांट होते हैं, ये भी वुडी होते हैं। श्रब जो छोटे पेड़ हो, वुडी हो प्लांट, वो श्रब के अंतर्गत आएंगे, वुडी। और हर्ब्स में आपके घास फूस हो गए, ये नॉन वुडी होंगे, नॉन वुडी होंगे, नॉन वुडी होंगे। अब सेकेंड जो इन्होंने डिवाइड किया था एनिमल्स को, एनिमल्स एनिमल्स जिसमें ब्लड प्रेजेंट था, दो कैटेगरी में बांटा, जिनमें ब्लड प्रेजेंट था, जिनमें ब्लड एब्सेंट था। तो रेड ब्लड प्रेजेंट, रेड ब्लड एब्सेंट, रेड ब्लड एब्सेंट, दो कैटेगरी बनाई इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया। इन्होंने ग्रॉस मार्फोलॉजी के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया। ग्रॉस मार्फोलॉजी क्या होती है? ग्रॉस मार्फोलॉजी, ग्रॉस मार्फोलॉजी
हमें पता होना चाहिए ग्रॉस मार्फोलॉजी क्या होती है। ग्रॉस मार्फोलॉजी, ग्रॉस मार्फोलॉजी क्या होती है? ग्रॉस मार्फोलॉजी होती है, आप बाहर से कोई चीज देखे, जैसे आपको दिख रहा है ये प्लांट है, पौधा है कोई, तो इसको प्लांट में उठा के रख दिया। एनिमल कोई दिखा, जितने भी एनिमल कोई भी दिखा उसको एनिमल में रख दिया। अगर उसमें ब्लड प्रेजेंट है तो उसको इस कैटेगरी में रख दिया, रेड ब्लड प्रेजेंट, और रेड ब्लड एब्सेंट है तो रेड ब्लड एब्सेंट कैटेगरी में रख दिया। अगर वो हर्ब्स हुआ तो इसको नॉन वुडी हुआ तो हर्ब्स में रख दिया। अगर वुडी है, छोटा पेड़ है तो श्रब में रख दिया। और लंबा पेड़, बड़ा पेड़ है, मीडियम से लगाकर लॉन्ग ट्री है तो उसको ट्रीज में रख दिया, ग्रुप में रख दिया, प्लांट्स के। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। तो ग्रॉस मार्फोलॉजी देखी इन्होंने, बाहर से देखा। ग्रॉस मार्फोलॉजी मतलब बाहर से देखना और उसको उसी ग्रुप में रख देना। तो इस तरीके से ग्रॉस मार्फोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ग्रॉस मार्फोलॉजी देखने के बाद जो लिनियस आए, जो सेकेंड जो साइंटिस्ट थे लिनियस, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो लिनियस थे, लिनियस साहब, जिन्होंने टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो लिनियस आए, लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने भी दो ग्रुप बनाए, एक प्लांट्स का, एक एनिमल्स का। एनिमल्स का, जितने भी प्लांट्स थे उनको प्लांटी में रख दिया, ग्रुप में, प्लांटी ग्रुप में रख दिया। जितने भी एनिमल्स को थे आपके तो उनको एनिमेलिया में रख दिया। किसमें? एनिमेलिया में रख दिया, एनिमेलिया ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से इन्होंने दो ग्रुप बनाए। अब इनका जो भी क्लासिफिकेशन था वो भी लंबे समय तक अपर्याप्त था, इनएडिक्वेट था। क्या था? इनएडिक्वेट माना गया। लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था लॉन्ग टाइम तक इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट माना गया। क्या माना गया? इनएडिक्वेट माना गया, जो लिनियस का क्लासिफिकेशन। अब इनएडिक्वेट क्या होता है? इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त माना गया। क्योंकि क्यों माना गया इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट। अब नॉट सफिशियंट क्यों था? क्योंकि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बताया कि ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो इन्होंने भी डिफरेंस नहीं बताया, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस प्रकार का है, किस तरीके से ये न्यूट्रिशन कर रहा है, पोषण कर रहा है, तो ये कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो लेकिन आगे जो क्लासिफिकेशन आते गए तो उनमें चेंजेज होता गया। ग्रास मार्फोलॉजी के साथ साथ उनके सेल स्ट्रक्चर को देखा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा गया, उनके हैबिटेट को देखा गया, किस हैबिटेट में रह रहे हैं वो, या ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनमें कैसा पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन मेथड क्या है उनका। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक के उन पर ध्यान दिया गया, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। तो ग्रॉस मार्फोलॉजी के साथ साथ ग्रॉस, बिसाइड्स ग्रॉस मार्फोलॉजी, बिसाइड्स ग्रॉस मार्फोलॉजी, ग्रॉस मार्फोलॉजी, ग्रॉस मार्फोलॉजी जो बाहर से देखकर ये प्लांट्स है तो प्लांट में रख दो, एनिमल है तो एनिमल में रख दो, इस पर ध्यान न देकर जो आगे क्लासिफिकेशन आए उनमें कई कैरेक्टरिस्टिक और देखे गए। ग्रॉस बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, ग्रॉस मार्फोलॉजी, ग्रॉस मार्फोलॉजी, ग्रॉस मार्फोलॉजी के अतिरिक्त इसमें क्या देखा गया, इंक्लूड किया गया, इंक्लूड, इंक्लूड्स, इसको इंक्लूड किया गया। फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर देखा गया, सेल स्ट्रक्चर को देखा गया। सेकेंड क्या देखा गया? नेचर ऑफ वॉल देखा गया, इनमें किस तरीके की सेल वॉल पाई जा रही है, नेचर ऑफ वॉल को देखा गया, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया इनको। और थर्ड जो आपका था हैबिटेट, किस हैबिटेट में रह रहे हैं ये, हैबिटेट्स कौन सा है इनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, किस तरीके से पोषण कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कौन सा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन
किस तरीके का है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कर रहे हैं, बडिंग के द्वारा कर रहे हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल में आ गया आपका, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग ये सब आ गए, कोनिडिया जैसे बनता है, तो ये सब ये सेक्सुअल में आते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हुए क्लासिफाई किया गया। और जो लास्ट में आपका आया, जो लास्ट में आया आपका, वो कौन सा था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा गया, किस तरीके की इवोल्यूशनरी लगातार चेंज आ रहे हैं, तो उस तरीके से किस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं, तो उस तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी ध्यान दिया गया, ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरीके की है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया, तो रिलेशनशिप देखा गया। तो इस तरीके से इन्होंने ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, उसके बाद में इसकी ग्रास मार्फोलॉजी न देखकर उस पर अन्य कैरेक्टरिस्टिक पर भी ध्यान दिया गया। अब आगे हम सीखेंगे लिनियज का क्लासिफिकेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्यों इसके एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, क्योंकि साइंटिस्ट और आगे आते चले गए, जैसे विटेकर साहब आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो इन्होंने लिनियज का क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, अपर्याप्त क्यों माना गया लंबे समय तक, तो क्यों माना गया उसके बारे में हम सीखेंगे। अब इनका जो क्लासिफिकेशन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो अपर्याप्त क्यों माना गया उसके बारे में सीखते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं बता पाए थे किसके बीच में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, डिफरेंस नहीं बता पाए कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो डिड नॉट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए, यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है, ये आप सेल चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, उसमें सीखेंगे प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, यूकैरियोट कौन से होते हैं। यूनिसेलुलर तो आप जानते होंगे, एक सेल सिंगल सेल होते हैं यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर क्या होता है, कई सेल से मिलकर जैसे टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, तो इस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया प्रोकैरियोट। यूकैरियोट के बारे में हम डिटेल में सेल चैप्टर जो है उसमें सीखेंगे, सेल चैप्टर में सीखेंगे। और इन्होंने डिफरेंस नहीं बताया फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक में आपका कौन सा हो गया, जैसे जो सूर्य से अपनी जो फूड का निर्माण करें, जैसे आपका प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो जैसे मेन आपका आता है एल्गी, फोटोसिंथेटिक में आपका जो दिया हुआ एल्गी हो गया, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में आपका हो गया फंजाई, कौन सा हो गया, फंजाई। ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे डेड पदार्थ कोई है या सबस्ट्रेट है, उससे भोजन का निर्माण करें तो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसमें सूर्य की आवश्यकता ना हो, जो सौर ऊर्जा से अपना फूड का निर्माण ना करें। इस तरीके से हमने सीखा। अब सेकेंड पैराग्राफ पर चलते हैं। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन दिया गया आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया, वो दिया गया 1969 में। तो जो आर.एच. विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया आर.एच. विटेकर के द्वारा, किसके द्वारा, आर.एच. विटेकर के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया, आर.एच. विटेकर के द्वारा। वो भी दिया गया किस समय में दिया गया, 1969 में, किसमें दिया गया, 1969 में दिया गया। अब इसमें 5 किंगडम कौन कौन से थे उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो 5 किंगडम कौन कौन से थे, फर्स्ट था आपका मोनेरा, कौन सा था, मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आता है, और सेकेंड था आपका प्रोटिस्टा, इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आपके क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, सिग्नोइड, प्रोटोजोन्स,
ये सब आपको पढ़ेंगे, अभी आगे चैप्टर है, आगे जो दिया हुआ है पैराग्राफ उसमें पढ़ेंगे। मोनेरा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे मोनेरा में, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। फंजाई, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। फंजाई, फंजाई में जैसे आपका हो गया फाइकोमास्टीज, डेसिडियोमास्टीज, टेस्कोमास्टीज, ड्यूटेरोमास्टीज में पढ़ेंगे हम। जिससे इनको, इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद में आता है प्लांटी, जो प्लांटी किंगडम आता है, और लास्ट में आता है एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया किंगडम। अब प्लांटी और एनिमेलिया, जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है, ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर है आपकी, उसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। आपके जैसे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। और एनिमेलिया में तो आप पढ़ेंगे, जैसे आपको एनिमल किंगडम फोर्थ चैप्टर है आपका, जो 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें पढ़ेंगे हम ओरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, ये सब जितने भी दिए हुए हैं फाइलम दिए हुए हैं, ये सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे आगे। इस तरीके से सीखा। फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया गया विटेकर के द्वारा, इन्होंने कौन कौन से करेक्टर लिया, किसके आधार पर इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बारे में सीखेंगे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था, फर्स्ट जो दिया था इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो करेक्टरिस्टिक लिया था, इन्होंने 5 जो करेक्टरिस्टिक लिया था, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन कौन से करेक्टरिस्टिक जो विटेकर ने यूज की थी अपने क्लासिफिकेशन देने के लिए। पहला था आपका सेल स्ट्रक्चर, कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। और सेकेंड क्या था? सेकेंड आपका था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उसकी बॉडी बनी हुई है, ऑर्गेनाइज है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड पर आते हैं हम, क्या बताया इन्होंने? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से पोषण कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पैरासाइट हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फोर्थ पॉइंट था इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके का है। तो फोर्थ पॉइंट आपका हो गया मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके से कर रहे हैं, ये सेक्सुअल कर रहे हैं, और ये सेक्सुअल कर रहे हैं तो किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, किस तरीके से वो कर रहे हैं। फिफ्थ जो इन्होंने लिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किस तरीके से उनमें रिलेशनशिप पाई जा रही है ऑर्गेनिज्म के बीच में, या लगातार जो चेंज हो रहे हैं उस तरीके से, किस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फिफ्थ जो पॉइंट, उसके आधार पर क्लासिफाई किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से इन्होंने 5 कैरेक्टरिस्टिक यूज किए। ये पूछा जाता है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए विटेकर ने दिया। किस समय दिया? 1969 में दिया। फाइव किंगडम कौन कौन से है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और इन्होंने कौन कौन से करेक्टर लिए? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस तरीके से हमने सीखा विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में। आइए सीखते हैं 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 डोमेन और 6 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये पता होना चाहिए आपको, कार्ल बीज के द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, कार्ल बीज के द्वारा। लेकिन ये दिया हुआ है 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किस तरीके से आप पहचानेंगे कौन कौन से 3 डोमेन है, कौन 6 किंगडम है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे विटेकर साहब ने आपका क्लासिफिकेशन किया था
5 किंगडम, तो उसमें फर्स्ट जो आपका था मोनेरा था, क्या था? मोनेरा। सेकेंड था आपका प्रोटिस्टा, क्या था? प्रोटिस्टा। और थर्ड था आपका फंजाई, क्या था? फंजाई। थर्ड था आपका फंजाई, फर्स्ट था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और फोर्थ था आपका प्लांटी, क्या था? प्लांटी। और फिफ्थ था आपका एनीमेलिया, क्या था? एनीमेलिया। तो इस तरीके से 5 जो किंगडम बनाए थे इन्होंने। अब उसके बाद में जो मोनेरा था, इसको 2 भागों में बांटा था, 2 भागों में डिवाइड किया इन्होंने। मोनेरा को जो कार्लवीस साहब थे, इन्होंने कहा कि एक 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया 2 भागों में डिवाइड किया बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये 3 डोमेन बन गए। ये फर्स्ट डोमेन आपका हो गया आर्की बैक्टीरिया, फर्स्ट डोमेन आपका हो गया आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड डोमेन हो गया आपका यू बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन आपका हो गया यू बैक्टीरिया। अब नीचे जितने भी दिए हुए हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये आपके थर्ड डोमेन में आ गए। किसमें? थर्ड डोमेन में। थर्ड डोमेन में आ गए आपके, थर्ड डोमेन में आ गए, थर्ड डोमेन में आ गए। अब थर्ड डोमेन में आ गए तो आपके कितने डोमेन बन गए? फर्स्ट डोमेन आपका हो गया आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड हो गया यू बैक्टीरिया, थर्ड डोमेन हो गया आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 3 डोमेन आपका हो गया। अब 6 किंगडम किस तरीके से? जैसे आर्की बैक्टीरिया एक आपका किंगडम हो गया, यू बैक्टीरिया, ये 4 ये, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने सीखा। अब जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं अगले पैराग्राफ में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो पहले एर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन अरस्तू के द्वारा दिया गया, वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर दिया गया था। उसमें जो आपके फर्न हो गए, मॉस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जितने भी थे, ये सब प्लांट के अंतर्गत रखे गए थे, अंडर प्लांट रखे गए थे। लेकिन बाद में इनका जो बैक्टीरिया का अलग ग्रुप बनाया गया, जैसे मोनेरा, और जो फंजाई था इसका अलग अलग ग्रुप बना। जब इनका केमिकल जो सेल वॉल का कंपोजिशन जो देखा गया, इस तरीके से अलग अलग किंगडम बनाए गए बाद में। जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए थे। लेकिन बाद में जब इनका सेल वॉल का कंपोजिशन देखा गया कि सेल वॉल नहीं है, पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, जबकि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में सेल वॉल पाई जा रही है, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में बाद में रखा गया। तो इस तरीके से हम कुछ पॉइंट सीखेंगे। जैसे एलियर जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, एलियर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसमें क्या था? जो आपके फर्न थे, मॉस थे, बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपका। और आपका हो गया एंजियोस्पर्म, 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 जिम्नोस्पर्म, 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 ईटीसी। और बहुत सारे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसमें मास और फर्न आते हैं। तो इस तरीके से इन सबका जो क्लासिफिकेशन दिया वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर दिया गया, सबको अंडर प्लांट रख दिया गया था। किसके अंतर्गत रखा गया? अंडर प्लांट। और उसी समय जो आपका सेकेंड जो पॉइंट है, उसी समय जैसे आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लोरेला, ये उस समय जो है जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है आपका, तो इसमें सेलवाल पाई जाती है, क्योंकि सेलवाल प्रेजेंट होती है, सेलवाल प्रेजेंट होती है, सेलवाल प्रेजेंट होती है। तो इनको इन सबको रखा गया था प्रोटिस्टा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया था उस समय? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और जैसे आपका हो गया थर्ड जो आपका हो गया पैरामीशियम और अमीबा, पैरामीशियम एंड अमीबा, अमीबा आपका,
अमीबा, अमीबा हो गया, इसमें लैक ऑफ सेल वॉल होता है, लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए थे उस समय के क्लासिफिकेशन, जब एलियर क्लासिफिकेशन आपका दिया गया तो उस समय इन सबको प्रोटिस्टा में रखा गया था, में रखा गया। लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन हुआ सेलवाल का, जो कंपोजिशन देखा गया कि किसी में सेलवाल पाई जा रही है, किसी में नहीं पाई जा रही, जब उनका जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो सब चेंज हुआ, जब टाइम के हिसाब से चेंज होता गया लगातार। जैसे व्हिटेकर ने 5 कैरेक्टरिस्टिक यूज किए थे आपका, जैसे सेल स्ट्रक्चर को देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, और उनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, तो इसके कैरेक्टर देखे थे। लेकिन बाद में जब आया तो सेलवाल जिसमें प्रेजेंट थी, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, इनमें सेलवाल प्रेजेंट थी, तो इनको क्लेमाइडोमोनास को एल्गी में रखा गया अंडर प्लांट। बाद में इनको एर्ली प्लेस्ड कर दिया गया, किसमें अभी जल्दी में रखा गया है, एर्ली प्लेस्ड इन एल्गी, किसमें रखा गया, एल्गी विद इन प्लांट, विद इन प्लांट, प्लांट जो किंगडम है वो एल्गी उसके अंतर्गत आता है, उसमें रखा गया। और ये जो पैरामीशियम और अमीबा है, इसको एर्ली प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, एर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, एर्ली प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। और आपका जो ये 4th पॉइंट है, जैसे आल जितने भी प्रोकैरियोट थे उनको एक मोनेरा किंगडम बनाया गया, जैसे बैक्टीरिया उसमें रखे गए, तो इन सबको रखा गया। तो आल प्रोकैरियोट को किसमें रखा गया, मोनेरा किंगडम में। आल प्रोकैरियोट्स को किसमें रखा गया, किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में रखा गया, किंगडम मोनेरा में रखा गया। और आपके जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी थे, लगातार क्राइटेरिया चेंज होता गया, जैसे जैसे चेंजेज आते गए और कैरेक्टरिस्टिक का जो क्राइटेरिया है चेंज होता गया क्लासिफिकेशन का, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो सब चेंज होती गई। नए नए साइंटिस्टों ने नए नए तरीके से जो कैरेक्टर देखे, उसका क्राइटेरिया लगातार चेंज होता गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किसमें रखा, यूकैरियोट्स को किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम में, किसमें, प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद में जो लगातार क्राइटेरिया कौन कौन सा चेंज हुआ, जैसे केवल उनकी मार्फोलॉजी या फिजियोलॉजी या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को ही नहीं देखा गया, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा गया। तो उनका नॉट ओनली उनके जो केवल मार्फोलॉजी, नॉट ओनली मार्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, नॉट ओनली मार्फोलॉजी या फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, या रिप्रोडक्टिव उनके जो सिमिलरिटीज को देखकर केवल उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को केवल देखकर ही क्लासिफाई नहीं किया गया, बट इट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किसको ध्यान में रखा गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया, रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया। तो इस तरीके से जो कुछ पॉइंट बचे हुए थे उसके बारे में सीखा। अब जो लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है वो बताते हैं आपको, उसके बाद में हम किंगडम मोनेरा पर जाएंगे। तो आपका जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जो क्लासिफिकेशन के लिए फंजाई का एक किंगडम बनाया गया। फंजाई का किंगडम क्यों बनाया गया, जब उसके सेल कंपोजिशन को देखा गया तो फंजाई जितने भी थे उनकी जो सेलवाल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, लेकिन जितने भी प्लांट थे उनकी सेलवाल सेलोजिक सेलवाल पाई गई, सेलोज की पाई गई। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बनाए गए। तो सेलवाल कंपोजिशन को जब देखा गया, सेलवाल कंपोजिशन को, सेल वॉल कंपोजिशन
कंपोजिशन को जब देखा गया, साइंटिस्टों ने देखा कि सेल वॉल कंपोजिशन इनका डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे तो उठा के एक ही किंगडम में रख दिया, इनको प्लांटी में रख दिया था, जितने भी सारे थे एनिमल को सारे एनिमल में रख दिया था, एनिमेलिया ग्रुप में। उसके बाद में सेल वॉल कंपोजिशन जैसे जैसे क्राइटेरिया चेंज हुआ, कैरेक्टरिस्टिक उनके देखे गए, तो उस तरीके से क्लासिफाई किया जाने लगा। तो सेल वॉल कंपोजिशन को देखने पर फंजाई में जो थी इनकी सेलवाल जो है फंजाई की सेलवाल, फंजाई की जो सेलवाल थी, फंजाई की सेलवाल वो बनी थी, किसकी बनी थी? काइटिन की। किसकी बनी हुई थी? काइटिन की। जबकि जो प्लांट की सेलवाल थी, जितने भी प्लांट थे उनकी सेलवाल किसकी बनी हुई थी? उनकी सेलवाल बनी थी सेल्लोज की, सेल्लोजिक सेलवाल थी, सेल्लोजिक सेलवाल पाई गई। ये जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है आपका, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट देख लेंगे, आपको एनसीईआरटी में देखेंगे यही पॉइंट मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से प्लांट की जो सेलवाल है वो सेल्लोजिक सेलवाल होती है, फंजाई की सेलवाल काइटिन की होती है, इसलिए फंजाई एक अलग किंगडम बनाया गया, प्लांट की सेलवाल सेल्लोजिक होती है, इसके लिए प्लांट किंगडम अलग ग्रुप बनाया गया इसका किंगडम। इस तरीके से हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 पैराग्राफ खत्म कर लिए हैं।